हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने बिहार स्पेशल के 50 प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि एक से बढ़कर एक प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमने इसमें लिया है कि बिहार में अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो बिहार में जो अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, यह आपका पटना में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो अरेबिक और पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यह आपका पटना में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है कि मिथिला सांस्कृतिक विद्यापीठ की स्थापना कहाँ हुई थी। तो देखिए, अगर हम बात करें मिथिला सांस्कृतिक विद्यापीठ की स्थापना जो है, यह आपका जो हुआ था वह हुआ था 1951 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था? तो मिथिला सांस्कृतिक विद्यापीठ की स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो बिहार राज्य से जो है सिर्फ एक देश अपनी सीमा साझा करता है, और वह आपका है नेपाल। और वह नेपाल जो है वह बिहार राज्य के उत्तर में भी स्थित है। तो इसलिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नेपाल। तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। कभी कभी यह भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जो सीधे जो है कि बिहार से सीमा साझा करता है, तो एकमात्र देश आपका नेपाल ही है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए, अगर हम बात करें राज्य की, तो कौन सा राज्य जो है कि बिहार के पूर्वी में स्थित है, तो वह आपका है पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल आपका बिहार से ही अलग हुआ है। तो यह आपका पश्चिम बंगाल जो है यह बिहार के पूर्व में स्थित है। पहले पश्चिम बंगाल और बिहार एक ही में था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो अगर हम बात करें बिहार में जो मगध विश्वविद्यालय है, यह आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका स्थित है बोध गया में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर स्थित है, तो बोध गया में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, बोध गया में जो मगध विश्वविद्यालय आपका है, उसकी जो स्थापना हुआ था वह 1962 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था, तो 1962 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र कृषि महाविद्यालय कहाँ पर है। तो देखिए, अगर हम बात करें राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की, तो यह आपका जो है वह पूसा समस्तीपुर में है। कहाँ पर है, तो पूसा समस्तीपुर में है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार में जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, यह आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह पटना में है। तो इसको याद रखिएगा, पटना बिहार की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो यह आपका मधेपुरा में है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने ज़्यादातर जो है कि बिहार के जो विश्वविद्यालय वगैरह हैं उनको इसलिए शामिल किया है, क्योंकि हमने जो है कि TRE 1 में भी देखा था कि एक विश्वविद्यालय का नाम पूछ लिया था, या उसका जो है कि कब बना था यह पूछा था। TRE 2 में भी इससे प्रश्न आया था, और TRE 3 जो आपका कैंसिल हुआ है उसमें भी जो है कि आपका विश्वविद्यालय से प्रश्न था। तो इसलिए हमने जो है कि इस वीडियो में ज़्यादातर विश्वविद्यालय को शामिल कर लिया है। तो इसको आप 2-3 बार रिपीट करके देख लेंगे तो आपको डेट याद हो जाएगी। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है। तो देखिए, महात्मा गांधी सेतु जो बना है यह आपका गंगा नदी पर बना है। जी हाँ दोस्तों, गंगा नदी पर यह बना है। अगला प्रश्न है कि मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था। तो देखिए, अगर हम बात करें मगध राज्य की जो राजधानी है, राजगृह का निर्माण है, वह महागोविंद ने किया था। किसने किया था, तो महागोविंद ने किया था। अगला है कि बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या है।
तो अगर हम बात करें बिहार राज्य के पहली रेलवे का, तो वह है आपका ईस्ट इंडिया रेलवे। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट इंडिया रेलवे है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? तो वह जो आपका नगर है वह है मुजफ्फरपुर। जी हाँ दोस्तों, मुजफ्फरपुर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों हम सभी प्रश्न को इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि अभी मात्र आपके पास 10 से 15 दिन का समय है और ऐसे में जो है कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, तो इसलिए हम जो है कि बिना टाइम लिए हुए सभी क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, जिससे कि जब तक आपका एग्ज़ाम आए तब तक हम जो है कि बिहार स्पेशल के आपके 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दें, जिससे कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। और इसलिए अच्छे से जो है कि टाइम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर टाइम लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा और वीडियो लंबा होगा तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि मात्र 15 से 20 मिनट में आप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? जी हाँ दोस्तों, ये भिखारी नहीं है, भिखारी ठाकुर थे। तो अगर हम बात करें तो भिखारी ठाकुर जो थे वह नाटककार थे। कौन थे? तो वह नाटककार थे और उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, तो इनको आप याद रखिएगा। इनको जो है कि बिहार का सुकरात वगैरह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? अगर हम बात करें प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था, तो वह आपका है मगध प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मगध प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो बिहार में सूती वस्त्र की अगर बात करते हैं तो गया में भी आपका सूती वस्त्र बनता है, फुलवरिया शरीफ में भी सूती वस्त्र बनता है, वहीं पर मुजफ्फरपुर में भी सूती वस्त्र बनता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वह डी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार का मैनचेस्टर का कौन सा है, तो बिहार का मैनचेस्टर आपका गया हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि सूती वस्त्र का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो गया में ही होता है, तो इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में कहाँ पर एक मात्र तेल शोधक कारखाना है? तो बिहार में अगर एक तेल शोधक कारखाना की बात करें तो वह आपका बरौनी में है। अगला प्रश्न है कि बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? जी हाँ दोस्तों, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? तो वह आपका कौन सा था? तो वह आपका है कन्यादान। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? अगर हम बात करें प्रथम महाकवि की तो वह आपके विद्यापति हो जाएंगे, यह बिहार के प्रथम महाकवि थे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो अगर हम बात करें बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की तो वह आपकी राबड़ी देवी हैं। जी हाँ दोस्तों, राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला है बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो अगर हम बात करें तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है यह आपका किशनगंज है। जी हाँ दोस्तों, यह बिहार का सबसे पूर्वी जिला भी है और बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला भी किशनगंज ही है, तो इसको याद रखेंगे। अगला है बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो देखिए अगर हम बात करें तो बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला भी आपका गया है और ठंडा जिला भी सर्वाधिक गया ही हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। और गया से ही फाल्गु नदी होकर के बहती है और गया में ही आपका विष्णु मंदिर है जो कि फाल्गु नदी के किनारे है, और वहाँ पर श्रावण मास में वहाँ पर लोग पिंडदान वगैरह करने के लिए जाते हैं, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अगला है सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अगर हम बात करें सोनपुर नगर की तो यह जो आपका है वह गंडक नदी के तट पर है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वह सोनपुर नाम सुन के सोन नदी मार देते हैं और वहीं पर उनसे गलती हो जाती है। जो सोनपुर नगर है यह आपका गंडक नदी के किनारे है, तो इसको याद रखेंगे। अगला है
बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार में जो गया नगर है तो यह अभी आपको बताया कि फाल्गु नदी के तट पर स्थित है, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? अगर हम बात करें बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है, तो वह आपका भोजपुर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो भोजपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? प्रथम सत्याग्रह की बात करें तो वह चंपारण से किया था। जी हाँ दोस्तों, पहला सत्याग्रह गांधी जी ने जो प्रारंभ किया था 1917 ईस्वी में, वह आपका चंपारण से स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न है कि बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन था? तो अगर हम बात करें तो बिहार का जो समाचार पत्र है उनमें सबसे पहले जो प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था वह अमृत बाजार पत्रिका थी। क्या था? तो अमृत बाजार पत्रिका थी, तो इसको याद रखेंगे। अगला है 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो देखिए, 28वें बिहारी पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए जो जाना जाता है यह आपका जाना जाता है मनीषा कुलश्रेष्ठ को। जी हाँ दोस्तों, मनीषा कुलश्रेष्ठ को 28वां बिहारी पुरस्कार के लिए जाना जाता है। वहीं पर दोस्तों अभी इस पर लेटेस्ट डाटा आ गया है कि अगर पूछ लेता है कि 32वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे जाना जाता है, तो वह है डॉक्टर मानव हाड़ा को। जी हाँ दोस्तों, 32वां बिहारी पुरस्कार जो है वह डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि फिरंगिया गीत किसने लिखा था? तो अगर हम बात करें फिरंगिया गीत की, तो इसको लिखने वाले प्रिंसिपल मनोहर प्रसाद सिंह थे। जी हाँ दोस्तों, कौन थे? तो मनोरंजन प्रसाद सिंह थे, तो इनको याद रखेंगे। अगला है बटोहिया गीत किसने लिखा था? तो अगर हम बात करें बटोहिया गीत की, तो इसको लिखने वाले आपके रघुवीर नारायण थे। जी हाँ दोस्तों, कौन थे? तो रघुवीर नारायण ने जो है वह बटोहिया गीत को लिखा था। अगला है विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है? तो अगर हम बात करें विद्यापति की जो नचारी रचना है उसमें जो है भगवान शिव की स्तुति की जाती है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया? तो अगर हम वर्धमान महावीर की बात करें तो उनको जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी या आपका कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, तो इसको याद रखेंगे। अगला है मखदूम कुंड कहाँ स्थित है? तो अगर हम मखदूम कुंड की बात करें तो यह आपका राजगृह में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर? तो राजगृह में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो अगर हम बात करें कहाँ पर जो है कि जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था, तो वह आपका क्या हो जाएगा? तो वह है राजगीर में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर? तो राजगीर में। दोस्तों यह वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा जो है ये एक टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए और वहाँ पर भी हमको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर कोई भी इम्पोर्टेंट सूचनाएं रहती है तो बताई जाती है। साथ ही में जब वीडियो अपलोड होता है तो उसका लिंक वगैरह भी दिया जाता है और PDF वगैरह भी शेयर वगैरह किया जाता है, तो इसलिए हमको वहाँ पर फॉलो ज़रूर करिए। अगला प्रश्न है कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? तो पटना स्थित जो गोलघर का निर्माण है यह 1786 ईस्वी में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 1784 ईस्वी से यह बनना स्टार्ट हुआ था और 1786 ईस्वी में यह बन करके कंप्लीट हो गया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो वेन स्वांग ने जो है वहाँ पर अध्ययन किया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला है वर्ष के प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाले रचनाकार हैं।
तो अगर हम बात करें वर्ष के प्रबोध साहित्य से जो सम्मानित होने वाले रचनाकार हैं वह आपके कौन हैं, तो वह गंगेश गुंजन है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोध गया के स्मारकों में कौन नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें तो बोध गया का जो स्मारक हैं उनमें से कौन सा नहीं है, तो हरिश्चंद्र मंदिर जो है यह नहीं है। बाकी इसके अलावा यह तीनों जो हैं वह बोध गया के स्मारक हैं। अगला दिया गया है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर जो बनाया गया था यह कहाँ पर बनाया गया था, तो वहाँ पर बना था जहाँ पर गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। तो किस नगर से जो है कि महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है, तो महात्मा बुद्ध की बात करें तो उनका संबंध राजगीर से भी रहा है, बोध गया से भी रहा है, वैशाली से भी रहा है। तो इसलिए इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इन तीनों ऑप्शन से जो है वह महात्मा बुद्ध जी का घनिष्ठ संबंध रहा है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो अगर हम बात करें गौतम बुद्ध को कब ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो कहाँ पर प्राप्त हुआ था यह पूछा गया है। तो वह प्राप्त हुआ था बोध गया में। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्म स्थली कहाँ थी। तो अगर हम बात करें 12वें तीर्थंकर की जो कि वसुपूज्य हैं, उनकी जो जन्म स्थली है वह चंपा है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें इनमें से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो वह है वत्स। इसके अलावा वज्जी, मगध, अंग यह तीनों जो है वह बिहार में स्थित हैं। तो अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। तो अगर हम बात करें कौन सा ऐसा राज्य था जो कि उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य था, तो वह आपका मगध हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो देखिए अगर हम बात करें तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का जो विस्तार हुआ था उसमें क्या सहायक था, तो उसमें जो लोहे का उपयोग करते थे यही उनके विस्तार में सहायक था। अगला है कि बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार में जो आर्यों का आगमन हुआ था यह उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार में चिराद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए। तो अगर हम बात करें बिहार में चिराद और चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो यह पूर्व प्रस्तर युग से अवशेष प्राप्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, पूर्व प्रस्तर युग से जो है वह अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं। तो अगर राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक की बात करें तो वह आपके कौन है, वह चंदेश्वर है। तो यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह आपका है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो कौटिल्य की पुस्तक अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो वह शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, जो अर्थशास्त्र है वह शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। तो अगर हम उद्वंत प्रकाश के लेखक की बात करें तो वह आपके हैं मौली कवि। जी हाँ दोस्तों, उद्वंत प्रकाश के लेखक जो हैं वह मौली कवि हैं। तो इनको याद रखिएगा। तो दोस्तों यह आज के टॉप 50 क्वेश्चन हो गए जो कि हमने बिहार स्पेशल के लिए हैं। और यह दोस्तों हमारी जो है वो 5वीं वीडियो बिहार स्पेशल की, जिसमें कि 50-50 क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं। तो आज जो है कि हमारा टोटल जो है 250 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया। तो अगर आप उन प्रीवियस जो वीडियो हमने अपलोड किया है उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उन सभी वीडियोस को देख जाइए।
अगर आप बिहार स्पेशल के सभी वीडियो देख जाते हैं, जितनी भी हमने चैनल पर अपलोड किया है, तो गारंटी है कि आपका बिहार स्पेशल से जो भी प्रश्न आएगा एग्ज़ाम में वह नहीं छूटेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में बिहार स्पेशल के प्लेलिस्ट है, उसको ओपन करिए और सभी वीडियो देख जाइए। और दोस्तों साथ ही में हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भी वीडियो अपलोड किया है, उसके अलावा साइंस के भी वीडियो अपलोड किया, भूगोल की भी वीडियो अपलोड किया है। तो आप उन सभी वीडियोस को भी देख जाइए, जिससे कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।